एक नया सा पॉइंट स्टार्ट करते हैं, नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड सर एक एरिया या फिर रीजन मान लेते जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी दूर जा सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सही बात है कि हम लोग बोलते हैं कि अब थोड़ा सा जो है वो इसको सही कर लेते हैं हम्म, कि किसी भी चार्ज के सराउंडिंग जो एरिया है जिसमें दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल जब आएगा तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। हम्म, जिस रीजन में उसको फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो रीजन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज कहलाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि द रीजन surrounding a source charge in which the test charge the test charge experience electrostatic force या an electrostatic force is called electric field। हमारे पास बेटा यहाँ एक ये कोई सोर्स चार्ज है और इसके चारों तरफ जब हम किसी भी एक टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे, ये हमारे पास सोर्स चार्ज है और इसकी सराउंडिंग में यहाँ किसी भी एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं तो ये क्या फील करेगा? एक फोर्स फील करेगा। जिस रीजन में ये फोर्स फील करेगा वो रीजन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेजरमेंट है वो इंटेंसिटी के टर्म्स में किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इधर एक बार के लिए बेटा थोड़ा ध्यान देना। अगर मान लो हमारे पास यहाँ कोई एक सोर्स चार्ज प्लेस किया गया और यहाँ हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर एक्ट करने वाला जो फोर्स है वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is defined as is defined as the force, electrostatic force in electrostatic force on a unit positive charge, on a unit positive test charge in the electric field of any source charge। सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी भी एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर आते हैं, सपोज दैट बेटा यहाँ पर एक क्यू प्लस पॉजिटिव चार्ज था, मैं यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर आया या एक पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज को यहाँ लेकर आया, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? फोर्स बराबर लिखा जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये जो फोर्स लगा वो फोर्स किस पर लगा है? एक क्यू चार्ज पर लगा है। अगर हम लोग बोलें क्यू चार्ज पर फोर्स एक्ट करता है एफ, तो यूनिट चार्ज पर 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स एक्ट करेगा? एफ बाई क्यू। और यही क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगा।
तो फटाफट फटाफट से इन चीजों को लिखते चलना। लिख लिया सर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज अगर हम कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो फोर्स डिवाइड बाय चार्ज लिखा जाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या लिखा जाएगा, के कैपिटल क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है वो आर कैप की डायरेक्शन में होगी। अगर मान लो यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज की नेगेटिव सोर्स चार्ज है, और इसके यहाँ पर हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आते। ये जो चार्ज है वो सोर्स चार्ज है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा। ये हमारे पास क्या है बेटा, टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, इस बार इस तरफ लगेगी। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे लिखी जाएगी, फोर्स डिवाइड बाई चार्ज। फोर्स कैलकुलेट करके चार्ज की वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी आर कैप के अपोजिट। देखो बेटा, पॉजिटिव चार्ज के केस में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, उससे आर डिस्टेंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, आर डिस्टेंस पर एक पॉजिटिव चार्ज को प्लेस करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आर कैप वेक्टर के पैरेलल आती है। इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, और इसी डायरेक्शन में क्या होता है हमारे पास, इसी डायरेक्शन में आर वेक्टर होता है। आर कैप की डायरेक्शन भी यही है, और यहाँ आर कैप की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में आया। ये बात तो सही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे होता है, और नेगेटिव चार्ज के पास हो। टुवार्ड्स होता है। तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is a vector quantity, is vector whose direction for positive charge along r vector, या for positive charge away along r vector, and for negative charge towards the charge सर, हाँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के बाद क्या लिखा आपने? whose direction whose direction for positive charge away along r vector and for negative charge toward the charge along r vector या opposite to r vector। सिंपल बात है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए उसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, अवे होती है। इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और नेगेटिव चार्ज के लिए ये जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, टुवर्ड्स द चार्ज होती है। ये अच्छे से क्लियर है ना। और इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड कितना आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, लिख लिया सर 2 मिनट रुकना, कर दो रफ सर। तो सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा अवे होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक टुवर्ड्स होता है। अब अगर हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बराबर लिखा जाता है एफ वेक्टर डिवाइड बाई क्यू। क्यू। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में किसी चार्ज पर लगने वाला फोर्स इस तरीके से लिखा जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स या किसी भी चार्ज पर जो फोर्स है वो क्यू इंटू ई वेक्टर लिखा जाता है। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो जो फोर्स लगेगी वो किधर लगेगी, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो किधर लगेगी, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लगेगी। फील्ड। तो हम लोग बोलते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज is always along the electric field, along the electric field, and for negative charge opposite to the electric field. अब अगर हम बेटा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और बातें करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए जो है वो जितनी भी बातें होंगी वो वेक्टर की तरह होंगी, या इसको जब भी ऐड करा जाएगा तो वेक्टर की तरह ऐड किया जाएगा। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कुछ और बातें करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चारों तरफ या किसी चार्ज के चारों तरफ का सराउंडिंग रीजन है जिसमें कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाने पर उसको फोर्स फील होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखी जाएगी बेटा, हमारे पास फोर्स डिवाइड बाय चार्ज होती है तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। अगर मैं इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहूं, डायमेंशन क्या बनेंगी बेटा इसकी, फोर्स की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई कुलाम। कुलाम जो है चार्ज है, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। सोल्व करके लिखेंगे तो ये बनेगा एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो एक्चुअल में हमारे पास इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है और इसकी यूनिट ये इस तरीके से लिखी जाती है। ये जो यूनिट है वो इसकी एमके सिस्टम की यूनिट है। अगर सीजीएस सिस्टम की यूनिट की बात करेंगे तो सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स है वो डायन में और कुलाम जो है वो स्टेट कुलाम में मेजर किया जाता है। तो ऐसे केस में ये जो यूनिट आएगी वो कौन सी आएगी, सीजीएस सिस्टम की यूनिट आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है। हाँ। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो ई वेक्टर बराबर आता है कितना, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर आर कैप। इसका ग्राफ ड्रॉ करूं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस तो कैसा बनेगा बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक बनेगा ऐसा। इनफाइनाइट पर जाकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आर वर्सेस ई ग्राफ ऐसा बनता है। ये बात सही है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ अगर हमें कभी भी बनाना पड़ता है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत इजी सा काम करा हमने यहाँ। तो ये कुछ बातें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिगार्डिंग, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाता है, कैसे हम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। ये बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई ना। तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, F equals to QE। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी फॉर्मूला लिखा है हमने, क्या होता है बेटा, KQ by R square और R। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर जो है वो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला बन जाता है। इजीली बता सकते हैं इस फॉर्मूले को। अब देखो कुछ छोटी छोटा क्वेश्चन, जैसे हमने फोर्स के लिए क्वेश्चन सोल्व करे थे वैसे ही हम पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये तो सारा लिख लिया ना। हाँ। अब देखो बेटा बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं,
इजी इजी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी फॉर्मूला दे रखा होता है तो उस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है, एक फॉर्मूले से भी हम सोच सकते हैं। जैसे आपसे लिखा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बार के लिए इधर देखना, लिखना मत। ये लिखा हुआ है के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यही होता है। हम्म, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये, अब इस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ कोई एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ था, उससे आपसे बोला कि अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो बताओ 2 मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। कैलकुलेट कर पाओगे? कर सकते हैं। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो है वो इस फॉर्मूले पर बेस्ड जो बनते हैं, उन पर हम छोटी छोटी बातें करते हैं। सबसे पहला हमने बोला इफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance of r from a charge is E, then electric field at a distance 2r from the charge, बताओ जी इस चार्ज से 2r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हमें बोला गया है कि r डिस्टेंस से, पहले आपने लिख लिया क्या। हाँ। अब देखो, अगर हमारे पास यहाँ कोई एक चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है बेटा, E दे रखा है। तो सबसे पहला रिलेशन तो आ गया क्या, कि Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर बराबर बन गया E, यही हुआ। दूसरी बार जो डिस्टेंस कर दी, नई डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितनी करी, 2r। नई जो डिस्टेंस है वो r डैश है और वो 2r है। मैंने बोला नया जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E डैश होगा, उसकी वैल्यू होगी के क्यू डिवाइड बाई r डैश का स्क्वायर या r प्राइम का स्क्वायर। अब ऐसे केस में r प्राइम की वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी के क्यू डिवाइड बाई 2r और इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी बेटा के क्यू डिवाइड बाई 4r स्क्वायर। यानी E डैश की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, E बाई 4। हम के क्यू बाई आर स्क्वायर को रिप्लेस करके क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। तो ऐसे केस में हमारे पास E की वैल्यू तो के क्यू बाई आर स्क्वायर है, तो E की वैल्यू पुट करी। हमने बोला जो नई डिस्टेंस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E बाई 4। ठीक है, कर सकते हो। तो फटाफट से लिख लीजिए। लिख ले। बहुत इजी सा है, सिंपल सा है, आप बहुत आसानी से इसे सोल्व कर सकते हो। बस शर्त है कि आप सही से फॉर्मूला यूज करें, सही से कैलकुलेशन करें। अब अगला देखो, अगर मान लो मैं आपसे बोलूं हमारे पास यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास ये ओरिजिन है, यहाँ हमारे पास x इक्वल टू 1 है और यहाँ हमारे पास x इक्वल टू 2 है, यहाँ कहीं x इक्वल टू 4 है, यहाँ कहीं x इक्वल टू 8 है और ये जो चीज है वो आगे से आगे चलती जा रही है। यहाँ चार्ज रखा गया Q, यहाँ चार्ज रखा गया Q, यहाँ चार्ज रखा गया Q, यहाँ भी चार्ज रखा गया Q और सिमेट्रिक वे में जो है वो Q Q Q चार्ज रखे गए। हमें बोला गया इफ इनफाइनाइट चार्जेस are placed as shown, then net electric field at origin पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए। लिख लिया क्या? नहीं। लिख लिया सर। अब एक बार इधर देखो बेटा, ये जो है वो फर्स्ट चार्ज है, ये अपने पास सेकंड है, इसको हम थर्ड बोल देते हैं और इसको हम फोर्थ बोल देते हैं और ये कहानी आगे से आगे चलती जाएगी। पहले वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा ओरिजिन पर वो किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आ जाएगा E1। दूसरे वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, उसको हमने क्या बोल दिया, E2। तीसरे वाले के कारण जो आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा,
इसी डायरेक्शन में आएगा तो इसको हमने नाम दे दिया E3। E3। फिर चौथे वाला जो है उसके कारण भी इधर ही आएगा, उसको हम क्या बोल देंगे E4। ऐसे केस में क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लिखेंगे तो ई नेट बराबर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इन सब का सम होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इन सब के मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे और इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो माइनस आई कैप आ जाएगी। तो ये सबको हम इन्फिनिटी तक ऐड करेंगे और डायरेक्शन क्या लिख देंगे, डायरेक्टली माइनस आई कैप। ये बात समझ आई क्या? अब देखो बेटा, पहले के कारण, पहले की इससे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1। 1 दूसरे की 2 और तीसरे की, 4 तो के क्यू डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। फिर क्या लिखूंगा, के क्यू डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। फिर क्या लिखूंगा, के क्यू डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर। फिर क्या लिखूंगा, के क्यू डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर। और ऐसे चलते जाऊंगा और लास्ट वाला क्या लिख लूंगा, माइनस आई कैप। अब देखो बेटा, के क्यू सब में क्या है, कॉमन। अंदर क्या बना, 1/1 प्लस 1/4 4। प्लस 1/16 प्लस 1/64 और अप टू इन्फिनिटी, और साथ में कौन आ गया, माइनस आई कैप आ गया। अब देखो बेटा, ये जो प्रोग्रेशन है, इस प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहली जो टर्म है वो कितनी है, 1 है। अगर हम इस छोटी सी प्रोग्रेशन की बात करें तो इस प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म कितना है, 1। 1 और सेकेंड टर्म 1 1/4 और उससे अगली टर्म 1 1 by बाई, 16। मतलब हर एक टर्म पीछे वाली टर्म को 1/4 से मल्टीप्लाई करने पर मिल रही है। तो मतलब इस तरीके की जो सीरीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जीपी कहते हैं। और इनफाइनाइट जो जीपी होती है उसका सम क्या लिखा जाता है, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है ए अपॉन 1 - आर। E/1 minus R। हाँ, एक छोटा सा जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये ऊपर वाला लिख लिया ना। हाँ। देखो बेटा, एक छोटा सा फॉर्मूला हम यहाँ पर बना देंगे, हम लोग बोलते हैं सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी क्या होता है, एस E। इन ए अपॉन 1 - आर। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और आर क्या होता है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, आर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, दूसरी टर्म को पहली से डिवाइड करके पता लगती है। तो अगर यहाँ आपसे पूछा जाए, बताओ ए कितना है 1 और आर, ए पता चल गया, ए तो 1 है, आर कैसे लिखूं, दूसरा 1/4 डिवाइड 4 बाई 1 9। हाँ। कितना होगा। देखो बेटा, हमें जो है वो ए का पता चल गया, आर कितना बनेगा, 5/4। 5 कहाँ है, 1 minus 1/4। ये बेटा T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। ऐसे ये टर्म्स हैं। तो आपसे पूछा गया है सिर्फ आर कितना होगा, आर की वैल्यू क्या होगी, आर 1/4 होगा। कैसे लिखोगे, T2 divided by T1। तो ई नेट की वैल्यू आएगी के क्यू डिवाइड बाई ए यानी 1 माइनस 1/4। सोल्व करेंगे और ये माइनस आई कैप में इसकी डायरेक्शन आ जाएगी। सोल्व कर दो, एलसीएम लूंगा तो 4 - 1 यानी 3, 4 ऊपर चला गया तो 4 डिवाइड बाई 3 के क्यू माइनस आई कैप, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओरिजिन पर। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जो जीपी का कभी कभी कहीं कहीं यूज होता है, तो ये याद रहना चाहिए। इसमें जो है वो ए फर्स्ट टर्म होती है, आर कॉमन रेशियो होता है। कॉमन रेशियो देखने के लिए, आर की वैल्यू देखने के लिए हमेशा क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो बेटा, ये हमें अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम जैसे हमने फोर्स के सवाल करे थे वैसे ही कुछ सवाल यहाँ भी बनते हैं। जैसे आपसे जो है वो बोल दिया जाए कि हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट हैं,
एक पॉइंट ये वाला है, एक पॉइंट ये वाला है, दो पॉइंट चार्जेज हैं। यहाँ पर क्यू चार्ज को रखा, यहाँ 4 क्यू चार्ज को रखा। आपसे जो है वो इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी आपको दे दिया गया कि इफ टू चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ आर फ्रॉम ईच अदर, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम चार्ज क्यू वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो। जीरो। अच्छा बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स ही है। किस पर फोर्स है? क्यू चार्ज पर। नहीं, क्यू चार्ज पर तो फोर्स जो होता है वो कूलम्ब फोर्स के टर्म्स में लिखा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फोर्स लगता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर। इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिट जब हमने डिफाइन करा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से डिफाइन हुआ बेटा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स। फोर्स। सही बात है। तो वास्तव में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स है। और फोर्स है तो फोर्स दो लाइक चार्जेज के लिए फोर्स जीरो कहाँ होता था? इनके बीच में या इनसे बाहर? लाइक चार्जेस के लिए हम्म, इनके बीच में। हाँ, तो मैंने मान लिया कि वो पॉइंट और हमेशा वो पॉइंट जहां पर फोर्स जीरो होता था वो कहाँ पर लाई करता था? वो छोटे वाले के पास। छोटे वाले के पास। टोटल तो मैंने चार्ज के ये पास। डिस्टेंस बोल दी कि x जो है, ये डिस्टेंस x है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या बनेगी? आर माइनस एक्स। r माइनस एक्स। अब हम लोग बोलेंगे हमारे पास इसके कारण, इसका नाम हमारे पास फर्स्ट है, इसका नाम हमारे पास सेकंड है। हम यहाँ छोटा सा क्वेश्चन भी लिख देते हैं। हम लोग बोलते हैं फॉर गिवन सिस्टम फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस of a point, of a point from smaller charge, from smaller charge where net electric field, net electric field become zero। हमें उस छोटे से स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस बतानी है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। जीरो हो जाएगा। उससे डिस्टेंस हमने कितनी मान ली बेटा? एक्स मान ली। अब हमने बोला कि पहले वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, दूसरे वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा, E2 इधर आएगा। फिर हम बोलेंगे फॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ई नेट जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए? इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। इनके सेम मैग्नीट्यूड होने चाहिए। तो पहले का मैग्नीट्यूड आ गया के क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, दूसरे का मैग्नीट्यूड आ गया के क्यू डिवाइड बाई आर आर माइनस। माइनस एक्स। और दूसरा जो चार्ज है वो तो कितना है अपने पास? फोर फोर। क्यू। तो इसको 4 क्यू लिख दिया। अब सोल्व कर देंगे फटाफट फटाफट। तो सोल्व कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई? आर माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, और इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर आ गया 4। ऐसे केस में हमने लिखा आर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2:1। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करूंगा बेटा, तो ये बनेगा अपने पास 2x बराबर आर माइनस एक्स, मीन्स x बराबर आ गया r/3। तो जिस भी चार्ज से हमें डिस्टेंस पूछी जाती है उस चार्ज से हम डिस्टेंस को क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। और उसको फिर दूसरी डिस्टेंस क्या बन जाएगी? r माइनस एक्स। सोल्व कर सकते हैं सर ये क्वेश्चन आपने करवा रखा है। बेटा, वो फोर्स के लिए करवा रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। वहां आपको यूं बोला गया था कि फोर्स ऑन Q1 चार्ज, Q1 चार्ज पर फोर्स। हाँ, सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन बनेंगे अब यहाँ पर। यहाँ वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे जैसे फोर्स में बनते थे। तो अभी अपन जो वो यहाँ अगर देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना आ गया? जीरो। अगर जीरो। आप यहाँ पर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल को रखोगे तो उस पर हाँ। फोर्स कितना लगेगा? फोर्स है बराबर कितना आएगा? Q इंटू ई, या मान लो मैं Q1 चार्ज को रखा तो Q1 इंटू ई ऐसा फोर्स आएगा। ई जीरो तो फोर्स भी जीरो। जीरो। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है वहां फोर्स भी जीरो लगता है। तो फोर्स के लिए हमने ये सवाल सोल्व कर रखे हैं। और अब हम किसके लिए करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी काफी सिमिलर है।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो एक फोर्स ही होता है, बट फोर्स क्यू चार्ज पर नहीं होता, जनरल चार्ज पर नहीं होता, किस पर होता है? नेट यूनिट पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज पर। ये लिख लिया ना? अब देखो, एक और छोटा सा सवाल हमने वहां करा था, अब यूं बोलना कि ये भी करा रखा है, लेकिन उसको भी हम सोल्व कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं वापस से छोटी छोटी चीजें। हमारे पास यहाँ चार्ज था क्यू, सॉरी, यहाँ हमारे पास था 9Q और यहाँ था -Q। अब बताओ वो जो पॉइंट आएगा वो कहाँ पर आएगा? सर उधर जो ये क्वेश्चन था ना, उसका आंसर R/2 था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। R/2 नहीं है बेटा, ध्यान से देखो। हम्म। वहां भी आंसर R/3 ही है, यहाँ भी आंसर R/3 आएगा। क्या हुआ, कहाँ अटक गए बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? सर मैं तो कर रही हूँ, ढूंढ क्या रही हूँ। नहीं मतलब आप पुरानी सवाल की बात कर रहे थे तो मैं उस चक्कर में अटक गया। नहीं अच्छा, इस सर। इसका सवाल का उत्तर बता रहे हो क्या? नहीं। पिछले वाले का? हाँ, पिछले वाले का उत्तर R/2 लिखा हुआ है पहले। वो तो देखना पड़ेगा सर। नहीं बेटा, R/3 ही आएगा। हाँ। अब देखो इधर, एक और छोटा सा सवाल लिखा है, वैसा ही सवाल हमने पहले भी सोल्व करा है। अब बताओ वो जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट किधर आएगा, बाहर आएगा या बीच में आएगा? बाहर आएगा। किसके पास आएगा? छोटे वाले चार्ज के पास। हाँ, तो आपसे यही पूछा गया है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम स्मॉलर चार्ज where net electric field become 0। ठीक है, अब देखो हम कहां पर मान लेंगे वो चार्ज, हम ये बोल देंगे कि वो चार्ज जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर या यहाँ पर जो है अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहा होगा। नेगेटिव वाले के कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेगेटिव वाले को मैंने बोल दिया फर्स्ट है, ये वाला हमारे पास सेकंड है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो टुवार्ड्स आएगा, और पॉजिटिव वाले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अवे वो आएगा। आएगा। तो सेकंड वाले के लिए कारण अवे मान लिया। हमने बोला ये जो डिस्टेंस हमारे पास है वो डिस्टेंस कितनी है, एज्यूम कर लिया ये डिस्टेंस x है। हम्म। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे फॉर ई नेट जीरो, ई नेट जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ E2 के। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 क्या लिखूं? E1 के लिए ये जो डिस्टेंस, पहले वाले के लिए डिस्टेंस तो कितनी रह गई, केवल x, एक्स। तो KQ डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। दूसरे वाले के लिए K9Q डिवाइड बाई R प्लस एक्स और इसका स्क्वायर। समझ गए ना? हाँ। K से K तो कट गया, Q से Q भी कट गया, तो अपने पास आ गया R प्लस एक्स अपॉन एक्स और इसका होल स्क्वायर, दैट इज 9:1। सिंप्लीफाई कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो R प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स बराबर 3:1। सोल्व करूंगा बेटा तो 3x बराबर आएगा R प्लस एक्स, मीन्स दैट R/2 इज इक्वल टू x। इसका उत्तर R/2 आएगा। अब आपने इसका तो याद नहीं कर लिया है? सर जो पहले क्वेश्चन था ना, उसका भी R/2 आंसर है। कहाँ है बेटा आंसर वो R/2? और उसमें भी सेम ही है। कहाँ है आंसर वो R/2? मतलब हमने तो पिछला जो है वो अभी अभी करा है, उसका R/3 आया है। फोर्स सर, जो अपन ने फोर्स नहीं में है पढ़। बेटा, R/3 है, आप फोटो खींच के भेजो जरा। नहीं है क्या? ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, नहीं नहीं आएगा ही नहीं, कैसे हो जाएगा ऐसे? ये सेम ही मेथड क्या हुआ है सर?
अरे आप जो है वो बेटा फोटो खींच के भेजो मुझे, कहाँ लिखा हुआ है। आप कोई मोबाइल होगा आसपास, देखो मम्मी का मोबाइल होगा, उससे फोटो भेजो तुरंत ही। भेज रही हूँ सर। हम्म, ये लिख लिया क्या? ये लिख लिया क्या बेटा? हाँ लिख लिया सर। देखो बेटा वहां चार्ज क्या क्या है। क्यू और -9Q। और आप तो उसका आंसर कितना आया है? किसका? इसका फोर्स का हाँ। R/2। और पिछला जो क्वेश्चन है उसमें देखो चार्ज क्या क्या है। Q और 4Q। तो आंसर कितना आया है? R/3। तो अलग अलग नहीं है क्या? नहीं सर, जब आपने मुझे क्वेश्चन दिया था ना, तब मैंने कहा था कि सर जो फोर्स में था ना उसका R/2 आंसर था। कौन से क्वेश्चन का? ये सेम ही क्वेश्चन जो मैंने आपको तो इसका भेजे थे। आंसर R/2 ही आ रहा है ना, ये रहा Q और हाँ। 9Q। हाँ। R/2 नहीं आया इसका। हाँ क्या आप सॉरी। इतनी देर से ये बोल रहे हो बेटा, अब आप अपनी बात जो है वो थोड़ा सा घुमा दी आपने बात। यहाँ सॉरी अपने सर। में रिकॉर्डिंग रहती है, आपको पता हो तो, है ना? हम्म। तो आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप अभी तक ये बोल रहे थे कि Q और 4Q वाले का आंसर R/2 है। मैं आपको कह रहा हूं उसका आंसर R/3 है। Q और 4Q वाले का आंसर R/3 ही है। हो गया? हम्म। हम्म। लिख लिया गया? कंफ्यूजन दूर हो गया क्या है? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। जहां जैसे हमने फोर्स के लिए सवाल करे थे वैसे वैसे सवाल यहाँ भी बनते हैं। पॉइंट चार्ज के लिए जो है वो जैसे और कुछ क्वेश्चंस की सोल्व करने की कोशिश करें तो हमने बोला ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। सपोज दैट ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ऐसा। एक ऐसा इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड लेंथ ए है। इसके दो पॉइंट जो हैं उन पर चार्ज रखे गए हैं और ये पॉइंट पी है। आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल 60 डिग्री भी है। आपसे पूछा गया है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? देखो बेटा यहाँ पी पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज परसेंट नहीं है। चार्ज परसेंट नहीं है हमारे पास जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। अब फोर्स वाले में क्या था? फोर्स वाले में यहाँ कोई एक चार्ज परसेंट था, यहाँ कोई चार्ज परसेंट नहीं है। हम्म। तो अब ऐसे यहाँ इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखने जाएंगे? देखो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा। हम्म।
मान लिया जाए ये जो चार्ज है वो फर्स्ट है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर आएगा। ये वाला जो चार्ज है वो अपने पास सेकंड चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इधर आएगा। इस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बोल दिया E2 है। ये वाला एंगल कितना आ गया बेटा? 60 डिग्री। तो ये एंगल भी क्या बनेगा? 60 डिग्री 60 बनेगा। डिग्री। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा बेटा? के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा? के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर होगा। तो दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड है वो ई और ई है। ये बात ठीक है। अब एक छोटी सी बात समझना बेटा, अगर किसी भी पॉइंट पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स एफ इधर से एफ एक्ट कर रहा है और इधर से भी एक फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, और दोनों के बीच में जो है वो थीटा एंगल है, तो ऐसे केस में इनका जो रिजल्टेंट लिखा जाता है, नेट लिखा जाता है, वो क्या लिखा जाता है? 2f कोस थीटा बाई 2। दो फोर्स जिनके बीच का एंगल कितना हो? थीटा हो, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। तो ऐसे केस में उनका जो नेट आएगा, उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? 2f कोस थीटा बाई 2। लिखा कैसे? ऐसे लिखा, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f कोस थीटा। इसी फॉर्मूले को यूज करके हमने इसे ड्राइव करा है। ये बात समझ गए क्या? हाँ। इसी फॉर्मूले को आगे हम फर्दर सोल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाएगा? ई नेट बराबर कितना लिखेंगे? ई नेट बराबर आएगा 2e कोस 60 डिवाइड बाई 2, और कोस 60/2 कितना हो जाएगा? कोस 30। हाँ। और कोस 30 का वैल्यू कितना होगा बेटा? √3/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी √3/2। सोल्व कर देंगे, कैंसिल आउट होगा। ई नेट की वैल्यू आएगी √3e। हाँ। पहले भी हमारे पास ऐसा ही आ रहा था, √3f आ रहा था वहां पर। हाँ। तो के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर, √3 अपॉन के क्यू बाई ए स्क्वायर, ऐसा हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ। लिख सकते हैं। हाँ। तो बहुत आसानी से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा हमें जो पॉइंट चार्ज है उससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आना चाहिए। कर पाएंगे ना बेटा ऐसे क्वेश्चंस को? हाँ। तो फटाफट फटाफट से लिख लीजिए। लिख लिया सर। लिख लिया? हो गया। अब देखो, अगर मान लो हमारे पास एक नेगेटिव होता और एक पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या हो जाता? तो भी सेम आता। नहीं, अगर हम एक जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल ही कंसीडर करें और उसके जो है वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज रखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके का लिखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो वर्टेसेस हैं उन पर एक इधर माइनस क्यू रखा गया और एक इधर प्लस क्यू रखा गया। ये पॉइंट पी रखा गया, इसकी साइड लेंथ ए रखी गई। पूछा गया फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। नेट इलेक्ट्रिक सर k3/a²। के क्यू बाई ए स्क्वायर, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया? 100। 180। नहीं, 120। हाँ 120। हाँ। दोनों के बीच में 120 डिग्री एंगल आ जाएगा, तो ऐसे केस में उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर आएगा। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे हमारे पास ये पहला वाला है और पहले वाले चार्ज के कारण तो इसी की तरफ आएगी, तो E1 तो इधर आ जाएगी। फिर हम बोलेंगे ये अपने पास दूसरा वाला है और दूसरे वाले के कारण अवे आएगी, तो दूसरे वाले के कारण इधर आ जाएगी, ये E2 आ जाएगी। ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा बेटा? 120 डिग्री बनेगा। फिर हमने बोला कि E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड है, E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हैं। कितने हैं? के क्यू बाई ए स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के साथ कितने एंगल पर हों? 120। 120 डिग्री के एंगल पर हों,
दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो उनका रिजल्टेंट जो आता है ई नेट आएगा, वो भी कितना आएगा, के ई क्यू ही बाई। आएगा। हाँ। तो ई नेट की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितनी बेटा, ई नेट बराबर आएगा के क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर। सोल्व कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपको बस एक छोटा सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ा सा वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए। वेक्टर का ज्ञान आपके इतना ही काम आता है कि अगर कोई दो वेक्टर हैं, वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल बना रहे हैं, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम ही आएगा। कोई दो इक्वल वेक्टर हैं, वो थीटा एंगल बना रहे हैं, तो ऐसे केस में उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 2f cos थीटा बाई 2 आएगा। लिख लिया क्या? हाँ। अब देखो, इसके बाद जो है वो हमने और क्वेश्चन करे थे फोर्स के लिए, जिसमें हमने क्या करा, स्क्वायर रख दिया, स्क्वायर के कॉर्नर पर पार्टिकल्स को रख दिया। तो ऐसे केस में मैंने एक स्क्वायर भी ले लिया, एक दो क्वेश्चन स्क्वायर से रिलेटेड। ये तो थोड़ा सा एक रेक्टेंगल जैसा बन गया, स्क्वायर बन गया अपने पास ऐसा। एक स्क्वायर लिया, इस स्क्वायर के जो वर्टिसेस हैं, यहाँ क्यों रखा, यहाँ क्यों रखा, यहाँ क्यों रखा, ये हमने पॉइंट ले लिया P। और ऐसे केस में आपसे पूछा गया कि फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बताओ जी। देखो इधर, एक सर बार मैं करूँ? एक बार क्वेश्चन लिख लिया गया। हाँ। एक बार इधर देखो, आप जो है वो कर पाओगे बेटा, आप जो है वो विश्वास रखो, आपको आने लगा है, आने लग जाएगा, बस आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपको एक्सरसाइज पूरी पूरी कर लेनी है जब तक हमारा पेपर हो, उससे पहले पहले। जैसे आपका जो पेपर होगा उसके अंदर थोड़ा सिलेबस में चेंज भी कर दिया है हमने, कि सिलेबस में चेंज ये करा है कि फिजिक्स में तो अपन जितना पढ़ेंगे, कोशिश रहेगी कि तीनों चैप्टर तक पहुंचे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब चैप्टर खींचने लग जाएगा आगे जल्दी जल्दी। दूसरा जो है वो, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के साथ साथ ऑर्गेनिक भी आ रही है, तो अपन फिजिकल के तीनों चैप्टर भी नहीं, तो फिजिकल का एक चैप्टर, ऑर्गेनिक का भी एक चैप्टर, ऐसे ले लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा अपडेट करके आपको बता और देंगे। जो सर वो बायो में मॉर्फ और एनाटॉमी? उनको हटा दिया है बेटा, उनको नहीं लेंगे अपन। बायो में जो आपका 12th वाला पोर्शन है, अब देखो एक बात ध्यान रखना आप, अभी आप कहीं भी नहीं जाते हैं, आप फ्री हैं एकदम, आपको अपनी क्लासेस लेनी है, क्लासेस लेने के बाद इनको पढ़ना होता है, और इनकी शीट सबकी सोल्व करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री की शीट भी सोल्व करनी है, ऑर्गेनिक वाली भी करनी है, और बायो का जो पोर्शन है वो साथ साथ पढ़ते जाना। पढ़ रहे हो अभी? हाँ। रोज चारों सब्जेक्ट को पढ़ना है, उनके एक्सरसाइज भी सोल्व करनी है। बायो को पढ़ना है, बायो को फिर एनसीईआरटी भी पढ़नी है, और बायो की एक्सरसाइज भी साथ साथ सोल्व करनी है। तीनों मतलब जो तीनों चारों चीजें हैं, उनको सबको साथ लेके चलना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि इधर पता लगा कि हम सिलेबस पूरा कर गए, लेकिन आपने अभी तक सीट सोल्व करी नहीं है, तो गड़बड़ हो जाती है। तो सीट साथ साथ सोल्व करते चलना है ना। अभी एक बार के लिए देखो, इधर देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे सीट के अंदर, आप सोल्व करना, लेकिन एक बार ध्यान से मेथड को सीखना। जैसे सर फोर्थ, शीट मतलब मॉड्यूल? हाँ मतलब मॉड्यूल के अंदर ही जो है वो आपको मॉड्यूल सोल्व करने हैं सारे, है ना। और अपना जैसे पी एकेडमी की हमारी भी एक्सरसाइज है, लेकिन उस पे अभी ना जाके आप सीधा सीधा एलन वाला ही मॉड्यूल कर लेना, ठीक है ना। अब देखो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। पहला ये फर्स्ट, फर्स्ट कैसा है, पॉजिटिव। किधर, अब मेरे साथ साथ देखो, आपको रिपीट करो, बोलो। पहला है, उसके कारण किधर आएगी, दूर की तरफ या पास की तरफ, दूर। दूर आएगी, तो नीचे की तरफ कौन आ गया, E1। और ये अपने पास जो है वो इधर वाला कॉर्नर वाला सेकंड ले लिया, इसके लिए इधर आएगी, डायगोनल के अलोंग आएगी ना, डायगोनल के अलोंग आएगी, तो इधर आएगी। सर इसका आंसर √2 प्लस हाफ के क्यू बाई ये स्क्वायर। ई ये E2 बनेगी ना। हाँ। और फिर ये वाला अपने पास थर्ड है, थर्ड के कारण जो आएगी वो किधर आएगी, इस वो तरफ भी। आएगी। हाँ। तो थर्ड वाले के कारण ये आ गई अपने पास E3। कौन, E3 आ गई। अब देखो बेटा, E1 और E3, इनके लिए ये जो डिस्टेंस है वो सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो E1 और E3 का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। E1 का मैग्नीट्यूड और E3 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर होगा। अब कोई दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम सेम होता है, तो उनका नेट कितना लिखते हैं, ई। नहीं,
90 डिग्री है ना, दोनों के बीच में 120 डिग्री होता तो क्या लिखते, ई लिखते। 90 हाँ डिग्री होने पर क्या लिखा जाएगा, रूट हाँ टू ई हाँ। लिखा जाएगा। तो अपने पास इसका और इसका जो नेट आएगा बेटा वो इसी डायरेक्शन में आएगा, और कितना आएगा, ये आएगा E1 प्लस E3, इन दोनों का जोड़, और ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा, रूट टू ई आएगी। हम्म, और E2 का मैग्नीट्यूड लिखूं तो E2 बराबर क्या लिखा जाएगा बेटा, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर कितना, आर ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है, रूट टू ए है। हाँ। तो के क्यू डिवाइड बाई रूट टू ए और इसका स्क्वायर सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी के क्यू डिवाइड बाई टू ए स्क्वायर। टू के स्क्वायर। क्यू बाई ए स्क्वायर को हमने ई बोला था, तो ये कितना आ गया, ई बाई वो टू। टू है। तो एक अपने पास जो है वो इसी डायरेक्शन में आ गया, रूट टू ई, एक आ गया अपने पास ई बाई टू। तो हम लोग बोलेंगे ई नेट बराबर, ई नेट बराबर क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। E1 और E3 की वैल्यू तो आ गई रूट टू ई, और इस वाले की वैल्यू आ गई ई बाई टू। सोल्व करके लिखा तो रूट टू प्लस 1/2 इंटू क्या लिखेंगे बेटा, के क्यू बाई ए स्क्वायर, क्योंकि हमने के क्यू बाई ए स्क्वायर को क्या मान लिया था, ई मान लिया ई। था। तो ऐसे केस में हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रूट टू प्लस 1/2 के क्यू बाई ए स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो आपको देखो, आपको आंसर याद होना या आंसर आ जाना जल्दी से वो बात नहीं है, आपको हर एक स्टेप जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज कर देगा तो आप गलत ना करें। ठीक है, ये सब क्लियर है क्या, हाँ। कोई दिक्कत, नहीं। ये हो गया। हाँ। अब देखो, इसके बाद अगर हम ये बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो गया है तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और बेटा साथ साथ लिखते चलना, नोट्स जरूर बनाना। अब देखो, अगर मान लो हमारे पास जो है वो ऐसी सिचुएशन आ जाती, एक छोटा सा इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमने सोल्व करे थे, हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके की सिचुएशन बिल्ड होती कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल पर सिमेट्रिक चार्ज रखा गया Q Q Q, यहाँ इसका सेंटर है, और ये जो सेंटर है इस सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ई। जीरो। जीरो आएगा। कब आएगा जीरो, जब चारों तरफ जो चार्ज है वो क्या हो, सिमेट्रिक। फोर्स भी इसके केस में कितना होता था, सेम। और अगर हम बेटा यही बात स्क्वायर के लिए करें तो स्क्वायर के केस में क्या होगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर हमने Q Q Q और Q ऐसे चार्जेस को प्लेस कर दिया, और इसके सेंटर पर हम क्या देखने लगे, सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने लगे, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो जीरो। आएगा। अगर यही बात हम पेंटागन के लिए करते तो पेंटागन के केस में भी देखो क्या होगा, अगर यही बात हम एक पेंटागन के लिए करते, उसके पेंटागन के जो वर्टिसेस हैं उन वर्टिसेस पर चार्ज क्यू क्यू रख दिया जाता, तो ऐसे केस में इस पेंटागन के जो सेंटर है उन सेंटर पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, जीरो। जीरो बनेगा। तो यहाँ भी ई की वैल्यू जीरो आएगी। अगर हम यही बात एक हेक्सागन के लिए करते तो उस हेक्सागन के केस में क्या होता, ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, इसके वर्टिसेस पर हमने Q Q Q और Q Q Q चार्जेस को रखा, तो डेफिनेटली इसके जो सेंटर है उस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, जीरो। जीरो आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट इट्स सेंटर इज ऑलवेज जीरो। अच्छा बताओ फिर, तो एक रिंग का जो सेंटर होगा उस सेंटर पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। क्योंकि रिंग में भी जो चार्ज है वो चारों तरफ ही सरफेस पे। डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये बात समझ आई क्या, हाँ। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, जीरो आ जीरो। जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द इलेक्ट्रिक फील्ड is zero at the center of charge distribution, at the center of charge distribution, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर है उस सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, जीरो बनेगा। ये बात सही है ना, हो गया क्या, लिख तो रहे हो ना साथ साथ, हाँ। चलो बढ़िया है। अब देखो बेटा,
ये जो बात है वो हमें अच्छे से समझ आ गई कि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। जीरो होता है। तो ऐसे केस में हम इस चीज को यूज करके जैसे फोर्स के सवाल करे थे वैसे सवाल यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे मैंने हम्म। बोला हमारे पास जो है वो यहाँ पर एक कोई पेंटागन है और उस पेंटागन के जो वर्टिसेस हैं उन वर्टिसेस पर कुछ इस तरीके से, ये अपने पास एक पेंटागन है, इसके वर्टिसेस पर हमने इस तरीके से चार्ज प्लेस कर दिया और हमने ये बोला कि इसका जो सेंटर है उस सेंटर से इन पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो ए है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की डिस्टेंस आर है, ये इसका सेंटर है। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, ई नेट एट सेंटर इज, इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बता दो जी। सर बीच में क्यू है। बीच में कहाँ है क्यू? सेंटर में चार्ज नहीं है क्या? नहीं, सेंटर वाले पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। जीरो। नहीं नहीं, है, जीरो क्या करेंगी, याद करो बेटा, नहीं फोर्स है। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, इनको पहले सिमेट्रिक बनाओ, सिमेट्रिक हाँ बनाने के लिए चार्ज जोड़ दो और घटा दो। हाँ। याद आ रहा है कुछ? हम्म। तो चार्ज को जोड़ देंगे और घटा देंगे। सर के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर आर स्क्वायर। गलत है बेटा, के क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर लिखते ये फोर्स बन गया है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है। के क्यू बाई आर स्क्वायर। के क्यू स्क्वायर नहीं, क्या बोलेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो इधर, यहां पर देखना बेटा, क्या करूंगा मैं, सबसे पहले यहां पर इस वाले पॉइंट पर एक चार्ज ले लूंगा प्लस का और एक चार्ज ले लूंगा माइनस माइनस वन। का। अगर मैं प्लस वाला चार्ज लूंगा तो ऐसे केस में ये और ये सब मिलकर नेट क्या बना देंगे, जीरो। जीरो। इनके कारण नेट जीरो बन गया, तो ऐसी सिचुएशन में ये सेंटर बन गया और ये आर डिस्टेंस यहाँ केवल माइनस क्यू चार्ज रह गया। माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो किधर आता है बेटा, अब टुवर्ड्स द चार्ज आता है, ऐसा ही आएगा। हम्म। नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा और हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज बनती है, पता है क्या? हाँ। तो हमने बोला ये पॉइंट सी है और सेंटर वाला जो पॉइंट है इससे इस पॉइंट पर यहाँ रह गया माइनस क्यू चार्ज, तो सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ये वाला आएगा और यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। हम्म। तो ई नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या लिखा जाएगा बेटा, के क्यू के क्यू डिवाइड बाई स्क्वायर आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। अब ऐसी गलती नहीं करनी है। हम्म। आपने जो गलती करी, क्या बोला आपने, के क्यू स्क्वायर, क्यू के क्यू स्क्वायर स्क्वायर कब लिखा जाता है, जब फोर्स लिखना हो। फोर्स। हाँ। ये बात सही है। हम्म। अब इसी तरीके के बहुत सारे सवाल आप जो है वो सोल्व कर सकते हैं। एक और छोटा सा सवाल हम इसी तरीके का सोल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अलग सा प्रारूप देंगे। हमने बोला ऐसा हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, इस हेक्सागन के वर्टिसेस पर Q2Q 3Q 4Q 5Q 6Q ऐसे चार्जेस रखे गए हैं। ऐसा सेम टू सेम सवाल हमने फोर्स के केस में भी करा है, वापस से कर रहे हैं। हमने बोला ये जो डिस्टेंस है वो a है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। लिख लिया गया। अब इधर एक बार के लिए बेटा इधर ध्यान देना। सर मैं कर रही हूँ।
करो फिर। पॉइंट सी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सर 4G मतलब 4KQ/A²। एक बार इधर देखो बेटा। सबसे पहले अब इधर देखो, इधर ध्यान देना। सबसे पहले हमने बोला ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, इसको हमने बोल दिया थर्ड है, और ये वाला हमारे पास फोर्थ है, और ये वाला हमारे पास कितना है? फिफ्थ है, और ये सिक्स्थ है। अब देखो बेटा, एक छोटी सी बात, हमने ये भी एज्यूम करा कि के क्यू बाई ई वन जो होगा, ई वन बराबर के क्यू बाई ए स्क्वायर बनेगा, और उसको हमने ई मान लिया। अगर उसको ई मानेंगे तो ई टू कितना आएगा बेटा? ई टू अपने पास टू ई आएगा। और E3 कितना आएगा? E3 3E आएगा। और E4 कितना आएगा बेटा? E4 का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 ही आएगा। ऐसे E5 जो है वो 5 ही आएगा, और E6 जो आएगा वो कितना आएगा? 6 ही आएगा। ये बात तो समझ आ गई ना? ये बात क्लियर हुई क्या? हाँ अब देखो, E1 जो आएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी? इस तरफ होगी। हाँ तो मैं यहाँ पॉइंट बना लेता हूं, मैं बोलता हूँ E1 जो आया वो इधर आया। E1 आ गया E, और E1 के जस्ट अपोजिट कौन आएगा बेटा? इधर 4 ही आएगा। हाँ E4 आएगा। तो हमने जस्ट इसके अपोजिट जो है वो इधर की तरफ बना दिया 4E। 4E और 2 के कारण जो आएगा वो 2 से दूर आएगा, और 2 से जो दूर 2E। आएगा 2E आएगा, और 2E से जो है वो इस तरफ बनेगा ऐसा। हाँ ये हमारे पास इस तरफ आ गया 2E। फिर 2E के जस्ट अपोजिट जो आएगा वो 5 के कारण आएगा, 5E। 5E 5E। 5E इधर आ गया। फिर हमने बोला कि 3 के कारण जो आएगा वो 3 से दूर आएगा, इस तरफ आएगा। इस तरफ कितना 6E। आएगा बेटा? 3E। और 6 के कारण 6 से दूर आएगा, इस तरफ आएगा, कितना आएगा बेटा? 6E। 6E। ये आएगा। अब देखो, 2E से इसको काटा तो ये कितना रह गया? 3E। E से इसको काटा तो ये भी कितना रह गया? 3E। 3E से इसको काटा तो ये भी कितना रह गया? 3E। मतलब एक्चुअल में अब हमारे पास जो फोर्सेज रह गए हैं, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड रह गया है, वो 3E इधर रह गया है, और 3E जो है वो 4 वाले की साइड यानी इधर रह गया था 3। ये 3E है। अब बताओ, इन दोनों के बीच में ये टोटल एंगल कितना है? 20। 120। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? 3। 3E आएगा। किधर आएगा? बीच में आएगा। तो ये 3E आ गया। और एक 3E पहले से इधर ही बैठा है, वो कितना है? एक 5 के कारण बैठा था 3E। तो ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके कारण और इसके कारण आया। ये किसके कारण आ गया? पहले से बचा हुआ था। तो टोटल कितना आ गया? ई नेट बराबर 6E बन गया। तो क्या लिखेंगे? 6KQ डिवाइड बाई ए लिख सकते हैं। पहले भी बेटा हमने इसी तरीके के सवाल करा है, वहां भी हमारे पास जो फोर्स आया था वो 6F के बराबर आया था। ये बात अच्छे से क्लियर है ना? अभी इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाओगे? हाँ तो फटाफट लिख दो जी। लिख लिया सर। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास थोड़ा अलग और अलग तरीके से बात करता है, जैसे मान लो हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देता है, छोटी छोटी बातें थोड़ी हटके करते हैं। मान लो हमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देता है, और इसमें ये जो है वो आर वेक्टर दे रखा है। आर वेक्टर हमारे पास ये वाला है। अब आर वेक्टर की डायरेक्शन में अगर केवल आर कैप लिखना हो तो आर कैप कैसे लिखते हैं? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है? वो वेक्टर को हम किससे डिवाइड कर देते हैं? उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। हेलो, देखो बेटा, एक छोटी सी बात जो है वो समझना। अगर हमारे पास बेटा ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसमें हमने किसी पार्टिकल की पोजीशन को इंडिकेट करने के लिए आर वेक्टर यूज करा। हमने बोला ये हमारे पास आर वेक्टर है। आर वेक्टर ये वाला होता है, पूरा का पूरा वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या कहते हैं? आर मोड कहते हैं। आर मोड जो है वो इसका मैग्नीट्यूड है, और वो किसको बताता है? इसकी लेंथ को बताता है। अब थोड़ा सा अगर कभी भी आर कैप लिखेंगे तो आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग, किसके अलोंग है ये यूनिट वेक्टर? अलोंग आर वेक्टर। आर वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर आर कैप बराबर कैसे लिखा जाएगा? आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। क्यों?
क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है वो एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। अब अगर मुझे एक आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। अब देखना एक बार के लिए मैं यहाँ पर जो एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वेक्टर फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ता है तो कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बराबर हमारे पास फॉर्मूला बना बेटा के क्यू डिवाइड बाई, सपोज दैट यहाँ एक कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू और ये पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो क्या लिखा जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा, उसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, यानी आर कैप की डायरेक्शन में होगी। ये बात तो सही है। और आर कैप को हम क्या लिख सकते हैं, आर डिवाइड बाई आर का मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू आर वेक्टर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ आर का मैग्नीट्यूड यानी आर। भाई ये जो डिस्टेंस है मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, इसको हमने आर बोल दिया। यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस आर है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ऐसे केस में हमने क्या करा, आर कैप को ऐसे रिप्लेस कर दिया, तो ये बनेगा के क्यू डिवाइड बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। अगर हम कैप यूनिट वेक्टर की टर्म्स में लिखते हैं तो हम नीचे क्या लगाएंगे बेटा, केवल स्क्वायर लिखेंगे। और अगर हम यही बात किसके टर्म्स में लिखते हैं, आर वेक्टर की टर्म्स में लिखते हैं, तो हम नीचे क्या यूज करेंगे, आर क्यूब। ये बात समझ आई क्या। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो वेक्टर है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक उसकी डायरेक्शन, एक उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम हमेशा और हमेशा, जैसे आपके पास कोई एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा होता तो आप क्या बोलते, आई कैप में जा रहे हैं। आई कैप क्या है कि यूनिट वेक्टर है। तो हम एक छोटी सी बात लिखते हैं कि यूनिट वेक्टर आर ऑलवेज यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर्स आर ऑलवेज used to indicate the direction। ये बात तो समझ आ गई क्या। तो फटाफट से लिख लो। लिख लिया सर। अब इसके बाद जो है वो एक छोटा सा सवाल हम सोल्व करते हैं। सवाल क्या है, देखो बेटा, हमारे पास हमें बोला गया एक छोटा सा क्वेश्चन है। हमें बोला गया इफ Q charge is placed at 1, 2, then find its electric field at point 4, 5। अब एक बार के लिए बेटा इधर ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको अपनी सीट में सोल्व करने को मिलेंगे। एक बार इधर सीखेंगे कैसे इसे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सुनो सुनो सुनो, सबसे पहले हमने देखा कि पॉइंट चार्ज को कहाँ रखा है, 1,2 पर। तो हमने जो है वो यहाँ पर एक छोटा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने बोला ये कोई पॉइंट है अपने पास कितना, 1,2। यहाँ पर हमने किसको रखा है, क्यू चार्ज को रखा है। यहाँ कहीं जाकर अपने पास कोई पॉइंट होगा क्या, यहाँ एक मैंने जो है वो छोटा सा पॉइंट है जूम कर लिया, एक और दूसरा जो पॉइंट है जूम कर लिया P। दूसरा जो पॉइंट P है वो कितनी डिस्टेंस पर है, या कहां पर है, ये पॉइंट P जो है वो है 4,5। अब देखो मेरे पास जो पॉइंट P है वो 4,5 है, तो ऐसे केस में आर वेक्टर कैसे लिखूं। आर वेक्टर लिखने के लिए सीधा सा लिखा जाता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। आर वेक्टर बराबर फाइनल वेक्टर क्या बनेगा, फाइनल वेक्टर बनेगा 4i कैप प्लस 5j कैप। इनिशियल क्या बनेगा, इनिशियल बनेगा i कैप प्लस 2j कैप। ये बनेगा। देखो बेटा, हमारे पास कोई भी अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिखे हैं तो ये i कैप को बता रहा है या x को बता रहा है, और ये y को बता रहा है, यानी j कैप की डिस्टेंस को बता रहा है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो r वेक्टर आएगा वो कितना आएगा, 3i कैप प्लस, इधर से देखो तो कितना हो गया, थोड़ा सा और सही करें, थोड़ी कैलकुलेशन जो है वो ठीक है कोई नहीं। ये अपने पास आ गया 3i कैप, और ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी आएगी,
3j कैप, ये आएगी। अच्छा बताओ, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? कोई भी वेक्टर बेटा अगर हमारे पास लिखा हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे लिखा जाता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना बनेगा? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 3√2 बन जाएगा। तो ये तो आर वेक्टर आ गया, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। ये बात ठीक है? अब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू क्यू आर बाय वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यू। क्यू। तो वेक्टर फॉर्म में लिख दिया के क्यू डिवाइड बाई आर वेक्टर कितना? 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप डिवाइड बाई आर क्यूब। आर का मैग्नीट्यूड कितना? 3√2, और इसकी पावर कितनी? 3। समझे क्या कुछ? अब देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर बराबर कितना आ जाएगा? के क्यू डिवाइड बाई 3 का क्यूब करो, 3 का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करा 9, 3 बार करा तो 27, और √2 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करना है, √2 गुणा √2 कितना हो जाएगा? 2, टू। और गुणा एक और √2 करूं तो गुणा √2, ऊपर वाला वेक्टर 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब देखो बेटा, 3 3 3 दोनों में से कॉमन लेंगे और यहाँ एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, और 9 9 इंटू 2 कितना बनेगा? 18। तो एक्चुअल में जो ई वेक्टर है वो आ गया 18√2 आई कैप प्लस जे कैप। ये बात समझ आई क्या? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनेगा वो बनेगा ए क्यू आई कैप प्लस जे कैप डिवाइड बाई 18√2। ये बात अच्छे से क्लियर हो गई ना? हाँ। तो सबसे पहले आर वेक्टर लिखना आना चाहिए। आर वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल लिखा जाता है। आर वेक्टर लिखने के बाद आर का मैग्नीट्यूड लिखना आना चाहिए। किसी भी आर वेक्टर, कोई भी आर वेक्टर अगर हमारे पास ऐसा बन जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे लिखा जाएगा? उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारे पास वेक्टर बना था 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने लिख लिया अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 3√2। कर सकते हैं ऐसे छोटे सॉल्व। तो वेक्टर फॉर्म में भी आपसे जो है वो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूछने की कोशिश करता है। एक छोटा सा सवाल हमने सोल्व करा, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। समझ आ गया क्या? हाँ। कोई दिक्कत? नहीं। कर कर पाओगे? तो ये बहुत सिंपल और बहुत आसान सी बात है, आपको ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद जो है वो छोटी छोटी बातें और करते हैं। ये हो गया, लिख लिया? चलो बेटा, अब देखो इधर एक छोटा सा पॉइंट समझना। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पर चार्ज, या वो जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो चार्ज है, एक सपोज दैट हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी? एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू ई, यही लगेगी। अपने पास जो है वो एफ वेक्टर बराबर कितनी लगेगी? क्यू इंटू ई। ई, इतनी फोर्स लगती है। अच्छा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो ऊपर की ओर था तो फोर्स पॉजिटिव चार्ज था, तो किधर लगेगी? इस पर ऊपर ही लगेगी। और अगर मैं यूं बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे कर देंगे, तो ऐसे केस में फोर्स किधर हो जाएगी? नीचे। नीचे हो जाएगी। तो इस पर एक छोटा सा सवाल सोल्व करते हैं। हम लोग बोलते हैं इफ ए पार्टिकल ऑफ मास, स्मॉल m, charge small q is in equilibrium in air, in air in presence of, in presence of upward electric field, upward electric field, then find its acceleration, when the electric field
when the electric field become downward, थोड़ा सा समझेंगे, छोटी छोटी बातें हैं, अच्छे से जो है वो इन दिमाग में इनको सेट करेंगे। हमें बस इतनी सी बात बोली गई है कि कोई एक चार्ज है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, हैंगिंग कंडीशन में है। कब? जब उसे एक अपवार्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। क्वेश्चन लिख लिया क्या बेटा? हाँ। अब एक बार इधर देखो, सामने देखना। ये अपने पास एक चार्ज पार्टिकल था, इसका मास था क्यू, इस पर चार्ज था क्यू, इसका मास था एम। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? ई। अगर ऊपर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ई था तो ऊपर की ओर फोर्स कितना लगा? क्यू ई। अच्छा, ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ फोर्स कितना लगा? एम जी। mg। हम लोग बोलेंगे फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होता है? नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो कब होता है? जब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे नीचे लगे। लगे। कि क्यू ई किसके बराबर आ गया? एम जी के। mg। ये तो सही है। हाँ। अब अब क्या करा हमने? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर कर दिया? नीचे। नीचे। अब चार्ज पार्टिकल ये है और इसका मास m है, इस पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लग गया? mg। अच्छा, mg। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी अब किधर आएगा? नीचे। नीचे आएगा। कितना आएगा? q इंटू ई। नहीं। अब इस पर जो है वो नेट फोर्स जीरो हो सकता है क्या? नहीं। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता तो इस पर जो नेट फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा बेटा? एफ नेट डाउनवर्ड होगा और कितना होगा? q इंटू ई प्लस एम जी होगा। और नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो ये पक्का एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। और एक्सेलरेटेड मोशन करेगा तो नेट फोर्स बराबर क्या लिखते थे हम लोग? मास इंटू। एक्सेलरेशन। अब देखो क्यू ई की वैल्यू तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। क्यू ई किसके बराबर था? mg। तो ये कितना बन गया? 2mg। तो एम से एम कैंसल। एक्सेलेशन। 2g। ये बात समझ आ गई क्या? हम्म। तो ऐसे केस में जब अब मान लो ये उस क्वेश्चन को थोड़ा टफ बनाए तो कैसे बनाएगा? आपको बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डाउनवर्ड कर दिया और उसका मैग्नीट्यूड आधा कर दिया। मैग्नीट्यूड आधा कर दिया तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना आ जाता? ई बाई टू। क्वेश्चन को थोड़ा और अगर आगे बढ़ाएगा और टफ करेगा तो क्या करेगा? आपसे बोल देगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हमने अपोजिट कर दिया, साथ के साथ उसके मैग्नीट्यूड को आधा कर दिया। और अगर मैग्नीट्यूड आधा कर देंगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स भी आधा हो जाएगा। फिर क्या आएगा? क्यू ई बाई टू यानी एम जी बाई टू प्लस एम जी। ऐसे सोल्व कर देंगे। तो ये बातें समझ गए क्या? तो फटाफट से फिर लिखो। एक बार E/2 वाला वापस समझाना। देखो बेटा, अगर मैं यूं बोलूं, मैं जैसे यहाँ पर ये लिख देता है कि अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड देन फाइंड इट्स एक्सेलरेशन व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम डाउनवर्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड बिकम ई बाई टू। तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? ई बाई टू। E/2। तो इधर की तरफ फोर्स कितना लगा? ई बाई टू। इधर भी ये फोर्स कितना आ गया? बाई टू। तो ये क्या बन गया? क्यू ई की वैल्यू तो पता है कितनी है? एम जी। तो ये mg। आ गया एम जी बाई टू प्लस एम जी। mg। तो कितना बन गया? थ्री एम जी बाई टू। 2। एम से एम कटा तो अब एक्सेलेरेशन कितना आ गया? थ्री जी बाई टू। 2। ठीक मतलब है। समझ आ गया ना? हाँ। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है वो मैग्नीट्यूड हाफ कर देंगे तो यहाँ पर ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी, वन बाई टू हो जाएगी। ऐसे केस में हमारे पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग तो इसकी वैल्यू कितनी है? क्यू ई की वैल्यू तो एम जी है। तो क्यू ई की वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व कर देंगे, कर पाएंगे ना? हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक बेसिक सवाल हैं, सिंपल सिंपल सवाल है, बाकी हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ये सारी की सारी जो कहानी है बेटा वो एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की है। अब देखो, फोर्स अगर हमने ध्यान से पढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन हम बहुत आसानी से कर पाएंगे।